ओके। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। थैंक यू। तो शुरू करें। देखो, हमने अभी तक बॉयलर के सारे सर्किट्स देखे, टरबाइन के सर्किट्स देखे। ठीक है। स्टीम कैसे आ रहा है, स्टीम कहाँ पे जा रहा है, सारा आई थिंक क्लियर होना चाहिए अभी तक, है ना। आज बात करेंगे टरबाइन के इंटरलॉक्स की। ठीक है, इंटरलॉक्स जैसे बॉयलर में इंटरलॉक पढ़े थे। बॉयलर का क्या था? आईडी, पीए, एफडी। उसके बाद कोल फीडर। आईडी का किसके साथ था? आईडी का इंटरलॉक, आईडी का इंटरलॉक पीए के साथ था। आईडी का इंटरलॉक, आईडी का इंटरलॉक। आईडी का इंटरलॉक किसके साथ है? ड्राम लेवल हाई एंड ड्राम लेवल लो के साथ है। पीए फैन का इंटरलॉक आईडी फैन के साथ है। एफडी का इंटरलॉक पीए और फर्नेस प्रेशर के साथ है, प्लस 2500 mmWc के साथ है। फिर आपका कोल फीडर का इंटरलॉक एफडी कंपार्टमेंट डंपर के साथ है। एफडी कंपार्टमेंट डंपर का पीए कंपार्टमेंट डंपर के साथ है ना। तो ये सारे इंटरलॉक्स है, और कोल फीडर का एफडी फैन के साथ भी इंटरलॉक किया हुआ। ये तो हमारे बॉयलर के इंटरलॉक्स हो गए। टरबाइन का इंटरलॉक किसके साथ है और क्या क्या चीजें देखना। टरबाइन का इंटरलॉक और टरबाइन के पैरामीटर्स, जो ट्रिपिंग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किस पे दिया जाता है। जैसे कि हमको पता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेन स्टीम है। मेन स्टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ये सारे जो बॉयलर में हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेन स्टीम के लिए कर रहे हैं। मेन स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कितना रहता है? मेन स्टीम का प्रेशर एंड टेम्परेचर जरूरी है क्या 65 kg ही हो? नहीं, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पकड़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम पकड़ रहे हैं 65 kg या फिर 64 kg बोलेंगे। 65 आटा था एंड 490 डिग्री ±5 डिग्री का टेम्परेचर हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है। टरबाइन का ट्रिपिंग मेन स्टीम प्रेशर के साथ दिया हुआ है। अब मेन स्टीम प्रेशर हाई में दिया है कि लो में दिया हुआ है? मेन स्टीम प्रेशर लो होने से टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। सो टरबाइन का ट्रिपिंग मेन स्टीम प्रेशर लो में दिया हुआ। मेन स्टीम प्रेशर हाई में कोई ट्रिपिंग है टरबाइन का? देना चाहिए। मेन स्टीम प्रेशर अगर ज्यादा हाई हो गया तो क्या टरबाइन ट्रिप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेन स्टीम प्रेशर अगर हाई होगा तो मेरा बॉयलर में सेफ्टी बल्ब लगे हुए हैं ना, दैट विल बी कंट्रोलिंग दिस वन। तो यहाँ पे मेन स्टीम प्रेशर का हाई पे मुझको टरबाइन के इनलेट पे या फिर टरबाइन का ट्रिपिंग देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बॉयलर में कितने सेफ्टी वाल्व होते हैं? 3। तो अगर स्टीम प्रेशर हाई होगा तो सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाएगा, तो प्रेशर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल ही रहेगा। तो मेन स्टीम प्रेशर हाई पे ट्रिपिंग नहीं चाहिए मुझको। मेन स्टीम प्रेशर लो पे ट्रिपिंग चाहिए। क्यों मेन स्टीम प्रेशर लो पे ट्रिपिंग चाहिए? अगर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा? एंथैल्पी कम हो जाएगी। मेन स्टीम प्रेशर लो पे टरबाइन का ट्रिपिंग देते हैं। ठीक है, इसमें आता है।
मेन स्ट्रीम टेम्परेचर पे ट्रिपिंग है। मेन स्ट्रीम टेम्परेचर पे ट्रिपिंग है, और टेम्परेचर हाई हाई पे ट्रिपिंग है। मेन स्ट्रीम टेम्परेचर के लो लो में भी ट्रिपिंग है। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तब भी टरबाइन ट्रिप करेगा, टेम्परेचर कम हो गया तब भी टरबाइन ट्रिप करेगा। ज्यादा होने से क्या दिक्कत आएगी? स्टीम टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा, 500 से ऊपर चला गया, तो मटेरियल डैमेज करेगी, है ना। स्टीम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, जितने सारे पाइपिंग है उसका ब्रेकडाउन टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा, ज्यादा देर तक अगर चलेगा तो टरबाइन भी डैमेज होगा। ऐसा नहीं है कि 500 से ऊपर गया तो तुम्हारा टरबाइन खराब हो जाएगा, लेकिन ज्यादा देर अगर चलता रहा उसी हाई टेम्परेचर पे तो गड़बड़ है। साल में अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि इतना टेम्परेचर जाता है, बार बार जाता है, तो गड़बड़ है। लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल का क्या होता है, एक एक इलास्टिसिटी होता है हर एक चीज का, थर्मल एक्सपांशन का बोलो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा फिर वो ब्रेक डाउन स्टेट पे चला जाता है ना। सो मेन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई पे ट्रिपिंग होगा, और मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लो पे भी ट्रिपिंग होगा। लो पे क्यों चाहिए? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो गया तो कॉन्डेंसेट बन जाएगा, कॉन्डेंसेट बन जाएगा। इसलिए मेन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई पे भी ट्रिपिंग चाहिए, एंड मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लो पे भी ट्रिपिंग चाहिए। ठीक। हो गया लिखिए। सो मेन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई हाई पे ट्रिपिंग है, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लो पे ट्रिपिंग है, और मेन स्ट्रीम प्रेशर लो पे ट्रिपिंग है, मेन स्ट्रीम प्रेशर हाई पे ट्रिपिंग नहीं है। क्लियर हो गया? और किस चीज, कौन से पैरामीटर पे ट्रिपिंग होना चाहिए? ये हो गया मेन स्ट्रीम का, मेन स्ट्रीम का। अब स्टीम निकल के आके कहां पे आ रहा है? एग्जॉस्ट पे आ रहा है। एग्जॉस्ट पे क्या रहता है हमारा? वैक्यूम। सो एग्जॉस्ट प्रेशर अगर हाई हो गया तब भी ट्रिप कर जाए। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई होने से टरबाइन ट्रिप कर जाए। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई का मतलब क्या है? लो वैक्यूम। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई का मतलब क्या है? कि लो वैक्यूम। सो एग्जॉस्ट स्टीम का प्रेशर अगर बढ़ता है मतलब मेरा वैक्यूम कम हो रहा है, और एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर पे भी ट्रिपिंग दिया होता है। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर पे भी ट्रिपिंग है, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर पे भी ट्रिपिंग है। और किस पे ट्रिपिंग है? हॉट वेल लेवल पे ट्रिपिंग है। हॉट वेल लेवल हाई हाई होने से टरबाइन ट्रिप कर जाए। हॉट वेल हॉट वेल लेवल अगर बढ़ गया तो टरबाइन ट्रिप कर जाना चाहिए। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हाई, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हाई हाई पे टरबाइन का ट्रिपिंग। हॉट वेल लेवल हाई हाई पे टरबाइन ट्रिपिंग है। मेन ऑयल पंप का आउटलेट प्रेशर पे टरबाइन का ट्रिपिंग दिया होता है। मेन ऑयल पंप
आउटलेट प्रेशर, मेन ऑयल पंप का आउटलेट प्रेशर अगर हाई हो गया, सॉरी हाई नहीं, लो हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोसेस पैरामीटर है जिसके ऊपर टरबाइन का ट्रिपिंग दिया होता है। डिफरेंशियल एक्सपेंशन पे भी होता है, चलो ये सब बाद में बात करेंगे, डिफरेंशियल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। ये मेन मेन कुछ पैरामीटर है, जैसे मेन स्टीम प्रेशर, मेन स्टीम टेम्परेचर। टरबाइन का ट्रिपिंग कोई भी पूछे, आंख बंद करके बोलो मेन स्टीम प्रेशर एंड मेन स्टीम टेम्परेचर पे। मेन स्टीम प्रेशर पे लो पे ट्रिपिंग है, हाई पे ट्रिपिंग की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा बॉयलर तो मेंटेन कर रहा है ना प्रेशर, तो इधर देने से। और अगर प्रेशर बढ़ेगा भी तब भी दिक्कत नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर को भी बढ़ना चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तब भी ट्रिपिंग है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी ट्रिपिंग है, ठीक है। एंड एग्जॉस्ट स्टीम पे, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर पे भी ट्रिपिंग है, एग्जॉस्ट स्टीम के टेम्परेचर पे भी ट्रिपिंग है। हॉट वेल लेवल पे ट्रिपिंग है, हॉट वेल लेवल हाई होगा तब भी ट्रिप कर जाएगा 90%। चलो इसका रेंज अगर लिखना चाहते हैं तो कितना पे देंगे, 64 kg है तो मेन स्टीम प्रेशर लो लो पकड़ लो 40 kg पे दे दो। मेन स्टीम प्रेशर लो 40 kg पे, मेन स्टीम प्रेशर हाई, मेन स्टीम टेम्परेचर हाई 520 रखा जाता है, 530-40 तक अलाउ कर लेते हैं। कभी कभी हाई होता है, हाई कब होता है पकड़ लो, जब लाइट अप कर रहे हो उस टाइम पे अनबैलेंस्ड है तो थोड़ा बहुत शूट अप होता है। तो अगर कम टाइम के लिए शूट हो भी रहा है तो ठीक है, उतना ज्यादा नहीं, 530-40 तक शूट हुआ, इट्स ओके। लेकिन उसको जल्दी जल्दी से फिर से बैलेंस करना चाहिए, है ना। मेन टेम्परेचर लो, लो टेम्परेचर कितने पे ट्रिपिंग होना चाहिए मेन का? 370, 370, 380 इस पर ट्रिप कर जाना चाहिए। एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर कितना पे होना चाहिए ट्रिपिंग? -0.7 और -0.8, -0.9 रहता है तो ट्रिप कर जाएगा। एग्जॉस्ट स्टीम, ये वाला एक बार मुझको थोड़ा सा देख के बताऊंगा एक बार फिर से, बहुत दिन हो गया हमारा। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हाई हाई, तो स्टीम टेम्परेचर पकड़ लो आप 150, 120, 100, 150 तक अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सारे बियरिंग टेम्परेचर्स, टरबाइन का बियरिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। इन इन पैरामीटर्स के अलावा और क्या है? बियरिंग टेम्परेचर है। टरबाइन का बियरिंग टेम्परेचर बोलने से टरबाइन का एक्टिव साइड और इनएक्टिव साइड, ठीक है। एक्टिव साइड जिस साइड से वो ड्राइव कर रहा है, इनएक्टिव साइड जिस जो साइड इधर है, ठीक। सो बियरिंग टेम्परेचर कोई भी हो, एक्टिव इनएक्टिव, 100 डिग्री से नीचे होना चाहिए बियरिंग का टेम्परेचर। और ट्रिपिंग जो भी बियरिंग हो, किसी भी टाइप का बियरिंग है, 120 डिग्री पे ट्रिप कर जाना चाहिए। मैक्सिमम बियरिंग टेम्परेचर, अलाउबल बियरिंग टेम्परेचर 120, 100 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 100 के करीब में है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है, ठीक है।
उससे पहले ही एक्शन लेना जरूरी होता है। जैसे टरबाइन का बियरिंग बोलने से क्या है, टरबाइन का थ्रस्ट भी होता है, टरबाइन का एक्टिव इनएक्टिव बियर जर्नल बियरिंग होता है फ्रंट और रेयर का। तो जर्नल बियरिंग का टेम्परेचर बोलो, थ्रस्ट पेड का टेम्परेचर बोलो, गियर बॉक्स के पिनियन एंड व्हील का टेम्परेचर बोलो, सारे टेम्परेचर 120 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है। टरबाइन क्या क्या चीजों पे क्लिप करे, ये सारे सेट पॉइंट्स जितने सारे बताए वो हम डीसीएस से देते हैं। टरबाइन का अगर हम पूरा का पूरा एक बार लिखते हैं, टरबाइन का ट्रिपिंग डिटेल्स लिख लो, टरबाइन ट्रिपिंग डिटेल्स क्या क्या होगा। लूब ऑयल प्रेशर लो, अगर मेरा लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर जो है वो अगर लो हो गया तो उस पर टरबाइन ट्रिप करना चाहिए। लूब ऑयल प्रेशर कितना रहता है, कितना रखते हैं? 2.2 2.5 है ना। सो लूब ऑयल प्रेशर अगर लो हो गया तो टरबाइन ट्रिप करेगा। और किस पे ट्रिप करेगा? ट्रिप ऑयल प्रेशर लो, लूब ऑयल प्रेशर लो, ये सब क्या है हम समझेंगे बाद। लूब ऑयल प्रेशर, अब देखो ये जो है लूब ऑयल प्रेशर लो लो, ये कहाँ से ट्रिपिंग ले रहे हैं हम लोग, ये सारे ट्रिपिंग का सेटिंग्स हमको समझना पड़ेगा। इसके लूब ऑयल प्रेशर के स्विच लगाएंगे, स्विच से भी ले सकते हैं और ट्रांसमीटर से भी ले सकते हैं। ये जितने ट्रिपिंग है, हमारा काम क्या है, हमको ट्रिपिंग सेट करना है ना। अब पकड़ लो, लूब ऑयल प्रेशर का ट्रिपिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा लूब ऑयल हेडर है, लूब ऑयल हेडर है। हम लूब ऑयल हेडर प्रेशर देख रहे हैं कि ये क्या कितना है। तो हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल 2.5 है, ट्रिपिंग कितने पे होना चाहिए, 1.8 के नीचे आएगा, ट्रिप कराओ। सो अगर ट्रिप कराना है, हम लोग एक यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा सकते हैं और प्रेशर स्विच से लेके हमने दे दिया ट्रिपिंग का। कभी अगर माल फंक्शनिंग किया स्विच, हो सकता है स्विच माल फंक्शन कर सकता है, उसमें डस्ट पार्टिकल आ सकता है, कभी भी ओपन दिखा सकता है। जो टरबाइन के ट्रिपिंग के लिए जो सर्किट बनाएंगे उसमें हमेशा ये याद रखना कि अगर मैं स्विच से कनेक्शन ले रहा हूं तो फिर इसके क्लोज पोजीशन से लूंगा। जब नॉर्मल रनिंग हो तो फिर क्लोज पोजीशन रहे, अगर ओपन हो जाए तो ट्रिप कर जाए, ओपन होने से ट्रिप कर जाए। ऐसा क्यों? क्यों पकड़ लो, ये ओपन होने से अगर नॉर्मल रनिंग पे ओपन रखते हो आप, हम ये तो हमारे हाथ में है ना, हम ओपन भी दे सकते हैं, क्लोज भी दे सकते हैं, किसी से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं ओपन, जब नॉर्मल रनिंग है तब अगर मेरा प्रेशर स्विच ओपन है, एनओ पॉइंट एनसी पॉइंट से ले रहे हैं, जब नॉर्मल रनिंग हो रहा है तो ओपन हो जा रहा है, ओपन कंडीशन पे है, और मैंने इसी से ट्रिप दिया, पकड़ लो कल को यहाँ पे ये तार कट गया, तब भी तो ओपन रहेगा ना। अब जब प्रेशर लो होगा तो फिर ये स्विच क्लोज होगा, लेकिन आपको सिग्नल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ओपन ही दिखाएगा। इसीलिए ट्रिपिंग, जो क्रिटिकल ट्रिपिंग होता है वो हमेशा क्लोज लूप से लिया जाता है। तो ये स्विच क्लोज रहेगा तब जाके मेरा नॉर्मल रनिंग चलता रहेगा, जब मतलब जब मेरा लूब ऑयल प्रेशर नॉर्मल है, एट दैट टाइम मेरा प्रेशर स्विच क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे क्लोज रहना चाहिए। तो अब क्लोज है तो टरबाइन चल रहा है, लूब ऑयल प्रेशर जैसे ही लो होगा ये ओपन हो जाएगा, टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। ठीक है। सो लूब ऑयल प्रेशर होता है, ट्रिप ऑयल प्रेशर होता है, ये हाइड्रोलिक गवर्नर है ना हमारा, उसमें ट्रिप ऑयल चाहिए, एक सेम ऑयल है, लुब्रिकेशन अलग से जा रहा है, एक अलग से पाथ से जा रहा है, वही एमओटी से ही ले रहा है तेल, लुब्रिकेशन के लिए अलग से जा रहा है।
जब प्रेशर लो हो जाएगा तो ओपन हो जाना चाहिए स्विच। अब बात यहाँ पे ये कर रहे थे, प्रेशर स्विच अगर एक ही लगाओगे तो फिर ये कभी भी माल फंक्शन कर सकता है। तो हमारे सेफ्टी के लिए हम लोग प्रेशर स्विच, दो प्रेशर स्विच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रांसमीटर लगा दो, ट्रांसमीटर तो रहेगा ही मेरा, लूप ऑयल प्रेशर तो हमको डीसीएस पे देखना ही देखना है। तो मैं ऐसा ऐसा लॉजिक बना सकता हूं कि प्रेशर ट्रांसमीटर और कोई भी एक स्विच या फिर दोनों स्विच, इस टाइप का लॉजिक बना सकते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक। क्या बोल रहा हूं? 2 आउट ऑफ 3, ये तीनों है, तीनों में से कोई भी दो अगर आएगा तो ट्रिप कर जाए, कोई एक आएगा तो ट्रिप ना करे। क्रिटिकल ट्रिपिंग है ना, अननेसेसरी ट्रिपिंग अवॉइड करने हैं हम। तो हम लोग प्रेशर स्विच दो लगा दे रहे हैं, एक ट्रांसमीटर लगा दे रहे हैं, या फिर एक प्रेशर स्विच एक ट्रांसमीटर ले रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक प्रेशर स्विच से भी ट्रिपिंग दे सकते हो। दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। अब जब मैं लूब ऑयल प्रेशर हेडर से डिटेक्ट कर ही रहा हूं तो एक प्रेशर ट्रांसमीटर और एक स्विच दोनों रख दे। अगर दो स्विच ना भी लगाओ तो एक स्विच और एक ट्रांसमीटर का तो लूपिंग कर ही सकते हैं अपने लॉजिक पे। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मेरा प्रेशर ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है वो किस टाइप का सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। जो प्रेशर स्विच से सिग्नल आ रहा है वो कैसा सिग्नल है? डिजिटल है, दोनों इनपुट है। अब एनालॉग सिग्नल से आप ट्रिपिंग कैसे दोगे? स्विच है तो आपने बोला कि ये अगर एनओ है, ये एनसी है, 0 है, 1 है, किया है हमने, कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट। एनालॉग अगर सिग्नल है, ट्रांसमीटर है, समझना, तो कैसे ट्रिपिंग देंगे इसमें? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर स्विच है तब तो मुझको 0 और 1 मिलेगा, ट्रांसमीटर है तब तो ये एनालॉग वैल्यू देगा, 4 to 20 मिली एम्पियर पे वैल्यू देगा। तो लॉजिक पे जब हम लिखेंगे तो ऐसा क्या करेंगे कि इस ट्रांसमीटर का जो एनालॉग वैल्यू है उससे हमको क्या सिग्नल मिल जाए? डिजिटल सिग्नल मिले, क्योंकि ऑन ऑफ कराने के लिए डिजिटल सिग्नल चाहिए अपने को। तो क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरेटर लगा सकते हैं कि इतना पकड़ लो, ये प्रेशर ट्रांसमीटर है और ये नॉर्मली आपका 2.5 kg शो करता है। तो मैं एक कंपैरेटर पे डाल देता हूँ और कंपैरेटर ब्लॉक लगा देता हूँ इसमें, एक सेट पॉइंट रख देंगे और ये मेरा पीटी से जो सिग्नल आएगा उसको रखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेगा। अब मेरे हाथ में है कि ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर लेस देन पे सिग्नल मैं ले सकता हूँ इससे। मैं किससे सिग्नल लूँ? अगर मैंने सेट पॉइंट रखा है 1.8, मैं बोलूंगा कि सेट पॉइंट जब लेस देन 1.8 होगा तो ये सिग्नल एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे जो जिसको हम ट्रिगर कराएंगे वहां पे एक फ्लैग ट्रिगर करा देते हैं, टेम्पोररी टैग, इसको ट्रिगर कराओ और उस टैग को फिर इसके साथ कंबाइन करके आप लॉजिक बना लो लैडर पे। हो सकता है, हो सकता है। सो लूब ऑयल प्रेशर लो, ट्रिप ऑयल प्रेशर लो, मेन स्ट्रीम प्रेशर लो, हाँ, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लो, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर हाई, या फिर मैं बोलूं अगर एग्जॉस्ट स्टीम की जगह पे वैक्यूम क्या होना चाहिए? वैक्यूम लो, लो वैक्यूम पे टरबाइन ट्रिप कर जाए। -0.8 पे ट्रिप नहीं करता है शायद से, -0.64 या 4, 4 नहीं, -0.64, एक बार देख के बताऊंगा मैं। हाँ, लो वैक्यूम मतलब हाई एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर मतलब हुड टेम्परेचर भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर। एम आई क्लियर? फिर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिपिंग होता है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिपिंग देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टरबाइन के ट्रिपिंग।
ठीक है, तो एक काम करो, एक बार लिख लो, सारा का सारा पैरामीटर में लिखा देता हूँ, बेटर रहेगा टरबाइन का ट्रिपिंग का। So lube oil pressure low trip, lube oil pressure low, low 1.5 kg, 1.5 kg per centimeter square। एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर किस पे ट्रिपिंग बोल रहे थे? हाई हाई। एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर -0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, -0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे टरबाइन ट्रिप है। पहले मैं बोला था -0.8 बोल रहा था, तो उसको ठीक कर लेना। -0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर पे टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ट्रिप ऑयल प्रेशर लो, ट्रिप ऑयल प्रेशर, ट्रिप ऑयल प्रेशर लो, लो 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 मतलब ट्रिपिंग, हाँ। ट्रिप ऑयल प्रेशर लो 6.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन स्टीम इनलेट टेम्परेचर कितने पे बोला? मेन स्टीम इनलेट टेम्परेचर लो 370 डिग्री। मेन स्टीम इनलेट टेम्परेचर हाई 540 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर लिखा दिया 150। टरबाइन थ्रस्ट बियरिंग टेम्परेचर, टरबाइन थ्रस्ट बियरिंग टेम्परेचर हाई एक्टिव 120 डिग्री, इनएक्टिव 120 डिग्री। जितना भी बियरिंग टेम्परेचर होगा वो सबका कितना होगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बियरिंग, बियरिंग का नाम लिख के रख लो, सारे के सारे हम लोग 120 डिग्री पे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बियरिंग बोल रहे हैं? टरबाइन थ्रस्ट बियरिंग टेम्परेचर, एक्टिव एंड इनएक्टिव। टरबाइन फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर, फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर। टरबाइन रेयर बियरिंग टेम्परेचर, रेयर बियरिंग टेम्परेचर। टरबाइन फ्रंट साइड, टरबाइन रेयर साइड। ठीक है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स व्हील, गियर बॉक्स व्हील, front bearing temperature and rear bearing temperature। गियर बॉक्स व्हील कौन सा? बड़ा वाला। पिनियन कौन सा? छोटा वाला, हाई स्पीड शाफ्ट पिनियन। व्हील का फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर एंड रियर बियरिंग टेम्परेचर। पिनियन का सेम, फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर एंड रियर बियरिंग टेम्परेचर। टरबाइन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, टरबाइन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट।
प्लस माइनस 0.3 mm, प्लस माइनस 0.3 mm। गियर बॉक्स एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है? गियर बॉक्स एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस 0.6 mm। हॉट वेल लेवल 90%, हॉट वेल लेवल हाई। हॉट वेल लेवल लो पे टरबाइन का ट्रिपिंग देंगे, हॉट वेल लेवल लो पे किसका ट्रिपिंग होगा? हॉट वेल लेवल लो पे किसका ट्रिपिंग होगा? सीईपी का ट्रिपिंग देंगे। हॉट वेल लेवल लो पे सीईपी का ट्रिपिंग देंगे, ठीक है। हॉट वेल लेवल हाई पे टरबाइन का ट्रिपिंग है। और क्या है? ओवर स्पीड टरबाइन, ओवर स्पीड जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ओवर स्पीड एक इलेक्ट्रिकल का होगा, एक मैकेनिकल ओवर स्पीड होगा, ठीक है। प्लस माइनस 0.6। उसके अलावा गवर्नर ट्रिप, इमरजेंसी ट्रिप, ये सारे रहते हैं। मैनुअल हैंड ट्रिप रहता है, एक लीवर होता है कि कुछ भी इमरजेंसी देखे, ओवर स्पीड हो रहा है, कुछ गड़बड़ देखे तो तुरंत हैंड ट्रिप करा सकते हैं टरबाइन को, ठीक है। ये सारे टरबाइन के ट्रिपिंग है। सो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो सारे मैंने लिखा दिए है तुम लोगों को। जितने सारे अब हमारे शाफ्ट बियरिंग है, बियरिंग टेम्परेचर 120 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितना शाफ्ट का वाइब्रेशन है, वाइब्रेशंस 120 130 माइक्रोन से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। सो शाफ्ट वाइब्रेशंस लेंगे, फ्रंट रेयर ये सारे टर्बोवाइजरी में और भी देखेंगे हम लोग। एम आई क्लियर? चलो, यहाँ तक हो गया सबको। क्या दिक्कत आ रहा था? कौन सा वाला? कंडेंसर, इजेक्टर सिस्टम, इजेक्टर कंडेंसर। चलो ठीक, इजेक्टर कंडेंसर एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ये मेरा टरबाइन है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक। कंडेंसर के नीचे मेरा हॉट वेल लगा हुआ है, हॉट वेल लगा हुआ है। हमको चाहिए कंडेंसर में क्या चाहिए? वैक्यूम चाहिए। इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऑक्सिलरी स्टीम का यूज करेंगे। कौन सा स्टीम? ऑक्सिलरी स्टीम। ये ऑक्सिलरी स्टीम मिलेगा कहाँ से? टरबाइन की इनलेट से। टरबाइन में जो स्टीम जा रहा है उससे पहले एक लाइन हम लोग ले लेंगे, कहाँ पे? पीआरडीएस पे। पीआरडीएस सिस्टम मतलब जिसमें प्रेशर कंट्रोल वाल्व होगा, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होगा, और उससे हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। तो स्कीम अलग से दिखाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीआरडीएस। अब पीआरडीएस से जो स्टीम निकला, ये तो स्टीम लाइन है, पीआरडीएस से स्टीम आया, ये आया मेरा एक्सो ऑक्सिलरी स्टीम। ऑक्सिलरी स्टीम का प्रेशर रहेगा, पकड़ लो 10 kg, टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड का लिए। अब ये जो प्रेशर आया इसको हम लोग डालेंगे किस पे? पाइप दिखा देता हूं। हेलो, हाँ हेलो। सो ये मेरा स्टीम लाइन गया। अब स्टीम लाइन पे हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे कन्वर्जन एंड डाइवर्जन नोजल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल लगा दिया।
अब ये तुम्हारा स्टीम आया 10 kg का प्रेशर, 250 डिग्री का टेम्परेचर लेके, जैसे ही यहाँ पे नोजल पे आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। जब वैक्यूम क्रिएट करेगा, आओ आओ आओ, 2 मिनट, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर। तो जब यहाँ पे स्टीम आया हाई प्रेशर प्रेशर पे, तो जैसे ही नोजल मिला क्या होगा, कन्वर्जन नोजल, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा, एरिया कम। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी याद है, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो वेलोसिटी बढ़ा, जब वेलोसिटी बढ़ता है कहीं पे भी, जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसके विसिनिटी पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल पास करेगा फर्स्ट, तो यहाँ से इसको खींच के लेके जाएगा, तो वैक्यूम जो क्रिएट करेगा, हम इसी जगह पे, इसी पार्ट पे हम क्या कर देते हैं, अपना कंडेंसर का एयर लाइन कनेक्ट कर देते हैं। ये कंडेंसर से एयर लाइन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये कंडेंसर से पूरा का पूरा हवा लेगा, खींचेगा। अब खींच के अभी आपके हाथ पे है, आप इसको उठा के किसमें दे दो, एटमॉस्फेयर पे छोड़ दो। एटमॉस्फेयर पे छोड़ोगे, इधर से स्टीम आएगा, एटमॉस्फेयर पे निकलेगा, कंडेंसर से हवा को भी साथ में लेके निकाल देगा। ये कौन सा सिस्टम बोलेंगे इसको, हॉगर स्टार्टिंग इजेक्टर। लेकिन इससे लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंडेंसर में डालना पड़ेगा, तो इजेक्टर कंडेंसर बना देते हैं। तो ये तो हॉगर हो गया। कंडेंसर के लिए हम दो कंडेंसर लगाएंगे, एक को बोलेंगे आफ्टर कूलर, एक को बोलेंगे इंटरकूलर। ये मेरा इंटरकूलर, ये मेरा आफ्टर कूलर, ठीक है। तो जो स्टीम है, सेम प्रोसेस में हम लोग खींच के निकालेंगे। बस यहां से ये एटमॉस्फेयर पे जा रहा था, हम अभी क्या कर देंगे, इंटरकूलर पे लगा देंगे। यहाँ पे कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, ठीक है। और सॉरी, इसका आउटपुट आके लगेगा इंटरकूलर पे, और यहाँ पे आएगा आपका ये वाला कंडेंसर सेल कनेक्शन। सो कंडेंसर से हवा आएगा, ऐसे आके इस नोजल से आके इंटरकूलर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी, क्लियर। अब इंटरकूलर में कंडेंसेट जो बनना था बनेगा, बनने के बाद ये कंडेंसेट कहाँ चला जाएगा, हॉट वेल पे चला जाएगा, ठीक। हॉट वेल पे चला गया कंडेंसेट भाई, यहाँ पे रह गया कितना, गैसेस रह गया सारा का सारा। इंटरकूलर में इतना कैपेसिटी नहीं है कि सारा स्टीम को वो कंडेंसेट बना दे। तो जो स्टीम रह गया वो कैसे जाएगा आफ्टर कूलर पे, नहीं जाएगा। तो इसको फिर से खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, जैसे हमने कंडेंसर से, मेन कंडेंसर से हवा को खींचा था, उसी तरीके से इंटरकूलर से भी स्टीम को खींच के निकालेंगे। तो ये सेम कनेक्शन, ऑक्सिलरी स्टीम का एक लाइन जो है वो मैं आफ्टर कूलर पे लगा दूंगा। समझ में आ रहा है, रब करता हूँ। ऑक्सिलरी स्टीम का कनेक्शन अब मैं आफ्टर कूलर पे दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। अब इंटरकूलर का कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं। अब क्या होगा, स्टीम जाएगा आफ्टर कूलर पे, तो इंटरकूलर से खींच के लेके चला जाएगा आफ्टर कूलर में। आफ्टर कूलर में जाने के बाद जो कंडेंसेट बनेगा, वो कंडेंसेट कहाँ जाएगा, वो जाएगा हॉट वेल पे, है ना। और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस रह जाएंगे वो निकल जाएगा मेरे एटमॉस्फेयर पे। क्लियर हो गया, नॉन कंडेंसेबल। अरे वही तो बताया भाई, इजेक्टर मेरा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, इजेक्टर कंडेंसर जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जो ऑक्सिलरी स्टीम आ रहा है, उस स्टीम को वो कंडेंसेट बना के हॉट वेल में दे रहा है। आप इजेक्टर कंडेंसर नहीं लगाते हो तब भी वैक्यूम बनेगा, होगर से बनेगा, सारा स्टीम निकल जाएगा एटमॉस्फेयर पे, लॉस है। होगर का उतना कैपेसिटी नहीं है कि -0.9 kg तक लेके जाए, तो आप यहाँ पे वैक्यूम बनने से
भाई अगर वैक्यूम नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो स्टीम जो एग्जॉस्ट साइड पे होगा वो स्टीम एग्जॉस्ट साइड पे 100 डिग्री के नीचे आते ही कॉन्डेंसेट बनेगा। कॉन्डेंसेट बनेगा तो तुम्हारा जो टरबाइन का ब्लेड है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन करते हैं, निगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट हम डाउन कर सके। बॉइलिंग पॉइंट डाउन होगा तो इसको यहाँ पे हम लोग स्टीम का टेम्परेचर कितना तक लेके आते हैं, 45 डिग्री लेके आते हैं। तो 45.5 डिग्री तक लेके आने के लिए मुझको यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर चाहिए। जैसे जैसे एग्जॉस्ट स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे मतलब वैक्यूम प्रेशर बढ़ जाएगा, निगेटिव कम होता रहेगा, पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। तो वैसे वैसे आपका ये जो स्टीम का टेम्परेचर है वो भी बढ़ना पड़ेगा ना, एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर कम हो गया, एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, कॉन्डेंसेट बन जाएगा तुरंत। ये बात समझ में आई? हाँ, टरबाइन के एग्जॉस्ट पे कंडेंसेट ना बने, वेपर कंडीशन पे रहे, स्टीम में रहे। और फिर हम जो कूलिंग वाटर होता है, कूलिंग वाटर से उससे एंथैल्पी निकाल लेते हैं, हीट निकाल लेते हैं, लेटेंट हीट को निकाल लेते हैं और वो कंडेंसेट बन के नीचे जमा होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? हाँ भाई धनजीत बोलो। आओ यहाँ पे, आप शेयर करो, आ जाओ। आओ तो इधर तो आओ, इधर आओ भाई, सबको पता है तो चले। आओ। सो गिव ए बिग हैंड टू धनजीत, जॉब मिल गया है ना। और धनजीत अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, सबको पता चलना चाहिए ना। तुम जिस लाइन पे था वहां पे तुम्हारा करियर क्या था, अभी जहाँ पे जा रहा है उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आने से तुमको क्या बेनिफिट मिला, नहीं मिला, तो वो बताओ। मैं पहले रिलायंस जियो में काम किया था। पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो सबको, कि तुम कौन है, कहाँ से पढ़ाई किया है। मेरा नाम धनजीत चौधरी है। मैं जिस से जोरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक पास बी पास किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और उसके बाद 2014 में मैंने पास किया था और 2015 में मैंने रिलायंस जियो में ज्वाइन किया था। उसके बाद वहाँ पे मैं 6 साल काम किया था। काम करने के बाद इतना ग्रोथ भी मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ग्रोथ होगा। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो 1 साल मैंने घर पे ही, मतलब कुछ किया नहीं, ऐसा ही था, मैं घर पे ही था। उसके बाद मैंने नाजिम सर को कांटेक्ट किया यूट्यूब में देख के। और नाजिम सर के साथ बात करके उसके बाद सर के जो इंस्टीट्यूट है ऑन्टोजेनेसिस, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद आपका 2 महीने के बाद ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। और वही मतलब अभी मैं मेरा ज्वाइनिंग है अभी ऊपर वही जॉब में। जो तुम्हारा जो पहले का कंपनी था, टेलीकॉम में थे, रिलायंस जियो में, ओके। सो वहां पे तुम्हारा कितना साल काम किया वहां पे? वहाँ पे मैंने 6 साल काम किया था सर। 6 साल काम किया, ग्रोथ नहीं मिल रहा था। अभी हमारे यहाँ पे कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था तुमने? यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और जॉब जिम में ज्वाइन किया था। तो अभी कौन से कंपनी के अंडर में जॉब मिल रहा है? अभी सीमेंस? सीमेंस इंडिया लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में जॉब मिला है। ओके, वेरी गुड। और पहले का जो सैलरी था उससे ज्यादा मिल रहा है अभी कि कम मिल रहा है? कितना उस मिल रहा है नहीं बोलना है, ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब 6 साल काम करने के बाद जो उसका सैलरी था उससे काफी अच्छा सैलरी मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन रंजीत, क्वेश्चन नहीं है,
जो तुम्हारा जूनियर लोग है, जो जो बीटेक पास कर रहा है अभी, ठीक है, अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना कि सब लोग निकलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उसी के पीछे अपना 3-4 साल हाँ। खराब करता है। क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को, अपने जूनियर्स को क्या बोलना मतलब क्या है, पहले मेरे हिसाब से तो कोई भी बंदा अगर इंजीनियरिंग पास करके आता है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता तो वो डायरेक्ट कंपनी में ही डायरेक्ट आके ज्वाइन करे। पहले उसको 1 साल तो उसको मतलब क्या है, टाइम देना है। अगर 1 साल के अंदर कुछ नहीं होता है तो उसको मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भागना नहीं है, क्योंकि उसका 1 साल में अगर वो 1 साल उसका लॉस हो गया, उसके बाद वो फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए वो ट्राई करेगा, तो फिर से नहीं होगा तो उसका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी में काम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस भी होगा, और उसको मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर 5 साल बाद मिलेगा, तो वो अगर वो पहले 5 साल में जो इनकम करेगा वो उसका मतलब बहुत काम में आएगा वही, और एक्सपीरियंस भी होगा। और नहीं, जो सिनेरियो है आज के हम्म। मार्केट पे, जो सिनेरियो है कि बीटेक लड़के निकलते हैं, हम्म। तो तुमको क्या लगता है कि बच्चों में वो स्किल होता है जो इंडस्ट्री को चाहिए? अगर ये कोर्स ना करते ऑटोजेनेसिस का, हम्म। तो क्या ये पॉसिबिलिटी था कि तुमको ये वाला जॉब मिल सकता था, इस टाइप का इंडस्ट्री हाँ में जा हाँ। सकते थे क्या वो नहीं क्या? नहीं, क्योंकि देखो, मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरत क्या है आज के मार्केट पे। बीटेक सब लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है वो नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट पीएसयू जॉब आर द बेस्ट वन। लेकिन जॉब निकलते कितने हैं, कितना परसेंट जॉब होता है? बहुत कम होता है। अभी 200 वैकेंसीज के लिए 20,000 कैंडिडेट आएंगे। आप कितना भी अच्छा प्रिपरेशन कर लो, फिर भी अपना प्रोबेबिलिटी तो निकालो। अब हमारा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बीटेक करते हैं हम लोग, करने के बाद जो स्किल डेवलप होना चाहिए था वो तो नहीं होता है। वो तो एक ओपन सीक्रेट है, और इंस्टीट्यूशन बोल भी रहा है कि हम लोग स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करते हैं, उनका इंटेंशन भी नहीं होता है। कॉलेज का ये इंटेंशन होता है कि आपको वर्सेटाइल नॉलेज दे दे, ताकि आप अपना स्किल आप खुद से बिल्ड अप कर सको। आप अपना जो करियर है किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, वो आपके हाथ में है। ये डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट निकलने के बाद किस डायरेक्शन पे जाता है, किसके गाइडलाइंस पे जाता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो बीटेक करने के बाद मेजोरिटी पोर्शन नॉन टेक्निकल कोचिंग में लग जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल समझ में नहीं आता है। फैक्ट है ना? सो मेजोरिटी वहां पे होता है। बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है आज नहीं तो कल मुझको जॉब मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। लेकिन जॉब इतना आसानी से मिलने वाला है नहीं। और जॉब मिलना क्या मतलब, क्या जॉब? एक सिक्योर्ड अच्छा जॉब, टेक्निकल जॉब, है ना, जिसमें सेटिस्फेक्शन मिल सके। इनिशियली पैसा जो मिलता है, अगर मैं गलत बोलूं तो बताना मेरे को, इनिशियली जो तुमको भी मिला था उसमें सेटिस्फाइड थे, हाँ उसमें वो बहुत अच्छे जॉब लग रहा था। लेकिन 5 साल के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो गया है। क्योंकि वहां पे वर्सेटाइलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जो जिस जॉब में थे वो जॉब बहुत खराब है, उसमें वर्सेटाइलिटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं मिल रहा है ना? सो वैसा जॉब जिसमें ग्रोथ मिले, उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? टेक्निकल काम सीखना मिलेगा। अगर टेक्निकल स्किल ना होता, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिकल का काम सिखाया, इंस्ट्रूमेंट का काम सिखाया, ऑटोमेशन का काम सिखाया, इंटरव्यू में वही सारी चीजें हाँ पूछे थे। हाँ वही सारी पूछा था। और तो ये बताओ। मतलब ये अगर कंपनी में अच्छा ग्रोथ करना है तो उसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मतलब एक मतलब ट्रेनिंग करने से मतलब बहुत कुछ मतलब सीख पाते हैं लोग, और अगर डायरेक्ट काम करेगा तो मतलब अंदर का चीज़ सीख नहीं पाते हैं लोग। इसलिए ट्रेनिंग थोड़ा करना ज़रूरी होता है। हम्म। तो अभी जैसे हम लोगों ने जो इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू में मैक्सिमम जो सर ने सिखाया वही हम लोगों को पूछा था, और ऐसे हम लोग को मिल गया। और तुमको भी मिला, हसन को भी? हाँ, हसन को भी मिला। सो ये बोलने का, मकसद बड़ा सिंपल है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग करो, आओ,
तो लोगों को लगता है नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जॉब मिल जाता है, जॉब मिलना भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपना करियर का जो ग्रोथ है उसको स्मूथ करना, एक सिक्योर जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है अपने अंदर स्किल का बिल्डअप होना। और वो स्किल आपको एकेडमिक से नहीं मिल सकता है, वो स्किल आपको यूट्यूब के वीडियो से नहीं मिल सकता है। वो यहाँ पे आने के बाद एक एक चीज को हम लोग कितना बार रिपीट करते हैं, है ना, उसके बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है। हाथों से नहीं करने से, अगर वो लैब में अगर वो सर्किट हम नहीं बनाते तो क्या ये पॉसिबल होता कि ये सारा चीज तुम इतना शॉर्ट टाइम पे सीख सकता था हाँ क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी ये वीडियोस को देखेगा, जो भी जॉब सीकर है, रिक्वेस्ट है इमीडिएट कांटेक्ट करो। घर में बैठ के टाइम वेस्ट करके आपका जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तुम लोग क्या बोलते हैं, तो जोर से बोलो। तो चलो ठीक है, थैंक यू धनजीत, थैंक यू सर। तुम्हारा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, और फिर लेबोरेटरी में चल देंगे। ओए तुम सॉफ्टवेयर लाया हो उसका, लाया ना? चलो इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका देख लेते हैं सीमेंस का। हाँ, नहीं नहीं धनजीत का वो तो चला जाएगा ना, उसको करना है लैब, उसको सीमेंस का पीएलसी का नहीं बना। एंजॉय करेगा ना क्रिसमस, क्या है। चलो ठीक है ना यार।